विमला झरझरे तन की समान नाक नक्श वाली एक कन्या है। विमला का परिवार अधिक बड़ा नहीं है। उसके पिता और उसकी सौतेली माता गंगा, जो कि उसे बचपन से पाल पोष कर बड़ा की है। जब विमला 2 वर्ष की थी तभी उसकी माता का सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी। विमला का एक भाई भी है, रौनक, जो कि उसकी सौतेली माता गंगा का पुत्र है। परंतु गंगा ने कभी रौनक और विमला में भेदभाव नहीं किया। विमला कुशल बुद्धि होने के साथ साथ सबके प्रति प्रेम भाव रखने वाली गुणवान कन्या है और इसका सारा श्रेय उसकी सौतेली माता गंगा को जाता है, जो उसको बचपन से ही अच्छे गुण सिखलाती आई है। जब विमला धीरे धीरे बड़ी होने लगी, गांव वाले उसके अच्छे व्यवहार देख गंगा और विमला दोनों को ही दाद देते रहे। अरे देखो, सौतेली माँ है लेकिन कितना अच्छा गुण सिखलाई है विमला को। अरे कौन सी विधवा सिधवा थी, कन्या थी कन्या। और आजकल तो लड़कियों के बड़े ही सपने होते हैं। ये बेचारी तो आते ही घर में रम गई और ऊपर से पत्नी बनने के साथ साथ माँ भी बन गई। गांव वाले उसकी तारीफें करते थकते ना थे। जब भी कोई उसे सौतेली माँ कह देता था, गंगा चढ़ जाती थी। मैंने बचपन से विमला को पाल पोष कर बड़ा किया है। पैदा ना किया तो क्या हुआ, प्यार तो दिया है। अरे मैं तो उसकी सगी माँ हूँ। जहाँ सभी लोग उसकी तारीफ करते थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो उसे लालची भी कहते। वे समझते यह सब वह विमला के पिता मनराज को दिखाने के लिए करती है, ताकि मनराज सिंह अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दें। दरअसल विमला के पिता एक भले इंसान हैं, जिनकी शहर में कपड़ों की बड़ी दुकान है और काफी अच्छी आमदनी भी हो जाती है, जिस कारण मनराज सिंह ने काफी जमीन जायदाद खरीद रखी है। किंतु यह बिल्कुल भी सत्य नहीं था। गंगा किसी लालच या इस डर से कहीं सारी संपत्ति मनराज सिंह विमला के नाम न कर दें के कारण विमला से प्रेम भाव नहीं रखती है, बल्कि वह वास्तव में विमला को हृदय से चाहती है। गंगा अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, वह मुश्किल से इंटरमीडिएट ही है, किंतु उसका हृदय गंगा जल के समान पवित्र और स्वच्छ है। वह विमला ही नहीं, सभी अनाथ और गरीब बच्चों के साथ हृदय से दयालु स्वभाव रखती है और वह यही गुण अपने बच्चों को भी देना चाहती है। लेकिन क्या रौनक भी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है और गंगा द्वारा दी गई सभी सीखों पर खरा उतरता है? विमला और रौनक दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। दोनों में 3 कक्षा का ही अंतर है। विमला रौनक से 3 कक्षा आगे है। आज विमला का 12वीं का रिजल्ट आया और वह अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुई। विमला ने तो बड़ी डर कर नेट पर अपना अंक देखा, किंतु उसके भय पर गंगा उसे प्रोत्साहन करती रही और अब दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं मनराज रौनक का अंक देखने विद्यालय गए हुए हैं। गंगा और विमला दोनों ही विचार करते हैं कि विमला के उत्तीर्ण होने की सूचना मनराज को फोन के माध्यम से दे दे, लेकिन फिर दोनों विचार करती हैं, नहीं नहीं, घर आने दो, तब हम यह खुशखबरी सुनाएंगे। जब तक जल्दी से कुछ मीठा बना लेते हैं। गंगा रसोई में जाती है और विमला भी उसका हाथ बटाने को रसोई में जाती है। अब तो मेरी पढ़ाई भी समाप्त हो गई है और अब मैं आपका रसोई में हाथ बटा दिया करूंगी, विमला गंगा से अपने उत्तीर्ण होने की खुशी में चहकते हुए कहती है। तभी गंगा गंभीरता से उत्तर देती है, अभी तुम्हारी पढ़ाई समाप्त नहीं हुई है, तुम्हें तो बहुत आगे जाना है और इस चूल्हे चौके में तुम्हें नहीं रमना। गंगा बर्फी बनाने के लिए सामग्री एकजुट करते हुए आगे बोलना जारी रखती है। तुम्हारे पिता बताते हैं, जब तुम पैदा हुई तभी तुम्हारी माँ ने सोच लिया था कि वह तुम्हें डॉक्टर बनाएगी और अब वह नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारी माँ और अब यह मेरा सपना है कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो। लेकिन माँ, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मेरा सपना तो इतिहास को जानने और समझने का है। मैं एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहती हूँ। गंगा को इस विषय में अधिक ज्ञान नहीं था और तो और विमला के पिता मनराज को भी अधिक ज्ञान नहीं था। वे यही समझते हैं इस क्षेत्र में अधिक मुनाफा नहीं है। वे यह भी सोचते हैं कि बालिकाओं का इस क्षेत्र में जाना सही नहीं होगा। बदलते दौर के साथ वे बालिकाओं को शिक्षा देने के पक्ष में तो आ गए थे और चंद नौकरियां भी थी जिन्हें वह बेटियों को देना मुनासिब समझते थे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस या फिर टीचर, क्योंकि वह अपने आसपास लोगों को यही बनते देख रहे थे। और अब यह उनकी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की धारणा थी
कि बेटियां टूरिस्ट गाइड या फिर पत्रकारिता, एक्टिंग जैसे क्षेत्रों में सुरक्षित और कोई सम्मान नहीं रहता। यह सब करने के पश्चात अच्छे विवाह का प्रस्ताव आना भी असंभव हो जाता है। विमला के सपने जान गंगा असमंजस में पड़ जाती है। वह बात को काटते हुए विमला से दूध उठाने को कहती है। गंगा बड़े विचार विमर्श में पड़ी है। वह सोचती है चलो ठीक है, मनराज को आने दो, जब हम बात करेंगे अब वही इस मसले का कोई हल निकालेंगे, वरना तो हम बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। आखिर समाज में भी तो रहना है, गांव वाले क्या कहेंगे। और अब मनराज के घर लौटने का समय आ चुका है। मनराज रौनक अंक देखकर लौटते हैं। उनके चेहरे पर अधिक प्रसन्नता नहीं है। वह रौनक को मेहनत से पढ़ने को कहते हैं। बेल बजती है। विमला देखो दरवाजे पर कौन है। मेरे विचार से तो तुम्हारे पिताजी हैं, देखो जाकर दरवाजा खोलो। विमला बेल की आवाज और माता गंगा का आदेश सुन दरवाजे की ओर बढ़ती है। विमला दरवाजा खोलते ही प्रसन्नता से चहक कर बोलती है, अरे रौनक, तुम्हारे कितने अंक आए। रौनक क्रोध में विमला को दांत पीस कर झड़कते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। वह विमला के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता। विमला आश्चर्यचकित होकर, अरे इसे क्या हुआ। अच्छा लाइए पिताजी, रौनक का रिजल्ट ऐसा क्या है जो श्रीमान इतने क्रोध में है। मनराज रौनक का रिजल्ट विमला के हाथों में थमा देते हैं और बड़बड़ाते हुए आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। दुनिया भर का धन लुटाया, ये कोचिंग वो ट्यूशन, लेकिन रिजल्ट शून्य। हमारे समय में सिर्फ विद्यालय होता था, वो भी सरकारी। हमारे माता पिता के पास कहाँ इतना धन रहता था कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकें। यहाँ तो पैसे फेंको, सारी सुविधाएं उपलब्ध, लेकिन महाराज से पढ़ाई तक नहीं होती। विमला रौनक का रिजल्ट लेकर गंगा के पास जाती है। क्या हुआ, क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। विमला गंगा के पास पटाव से टिककर खड़ी हो जाती है। नहीं कुछ नहीं, बस रौनक का कक्षा में प्रथम स्थान नहीं आया, जिस कारण पिताजी क्रोधित हो रहे हैं और रौनक भी अपने कमरे में चला गया है। अच्छा फिर रिजल्ट क्या है। हाँ इतना बुरा भी नहीं है, रिजल्ट 80% है। गंगा चौंक कर बोलती है, बस 80%? किस विषय में इतने कम अंक आ गए हैं कि सिर्फ 80% अंक हैं। गणित और विज्ञान में अंक कम है, लेकिन बाकी अन्य विषय में बहुत अच्छे अंक हैं। बस बस तुम इतनी चटुकारिता ना करो, गणित विज्ञान ही तो महत्वपूर्ण विषय है। विमला गंगा की बात से असहमति जताते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है माँ, आज के युग में तो हर विषय से एक अच्छा भविष्य है। बस मेहनत के साथ साथ लगन भी होना जरूरी है। हम सबसे अच्छा उसी में कर पाते हैं जिसमें हमारा मन हो। अगर मान भी लिया जाए कठोर परिश्रम से हमने मंजिल पा भी लिया, किंतु फिर भी जीवन भर हम उसे ढो नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं वो पुराने सपने जीवन भर याद आते रहेंगे और फिर जीवन का अर्थ ही क्या रहेगा। धन कमा लो, जीवन बीत जाएगा। हम वास्तव में अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पाएंगे। आखिर जीवन तो एक ही होता है। गंगा विमला को डांट कर चुप कराते हुए कहती है, बस बस, तुम्हें ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। जीवन भर घिसते रहो किंतु प्राप्त कुछ नहीं होना है। हम जो कहते हैं वो सही है, लेकिन तुम लोगों को अलग ही नशा सवार रहती है। विमला गंगा को क्रोध आते देख चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। विमला की रुचि इतिहास के साथ साथ नृत्य में भी है और इसके अलावा वह कला प्रेमी भी है। वह बहुत सारी कलाकृतियां अपने हाथों से बनाकर घर की दीवारों का आकर्षण बढ़ाया है। आज उसकी कला कोई देखे तो यह नहीं कह सकता कि उसे किसी श्रेष्ठ कलाकार ने नहीं बनाया। दरअसल उसकी कला में एक जीवन है, भावनाओं की बहती हुई प्रवाह है। अपने विद्यालय में वह कला और नृत्य के लिए अनेक पुरस्कार भी जीत चुकी है।